हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 172 यानी 172। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। निम्नलिखित में कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है, कंठे ध्वनियां, कंठ जो गले के यहाँ होता है। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से जो ध्वनियां निकलती हैं वे कौन सी होती हैं? तो ऑप्शन ए क और ख। क और ख कैसी ध्वनियां हैं? कंठे ध्वनियां हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से, ध्यान से सुने, कंठ और हमारी निचली जीभ के स्पर्श से, ठीक है, निचली जीभ के स्पर्श से। निचली जीभ का क्या अभिप्राय है? जो हमारे गले के अंदर है। ठीक है, एक तो जो हमें दिखाई दे रही है, एक जो हमारे जिसका थोड़ा भाग हमारे गले के अंदर है, यानी कंठ के पास। ठीक है, तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से, ठीक है, यानी कि जब ये जीभ हमारी कंठ से टकराती है, ठीक, तो उसके स्पर्श करने के बाद, ठीक, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? कंठे वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठे वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनियों को और जो इससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां होती हैं वो क्या होती हैं? कंठे ध्वनियां होती हैं। कौन सी? कंठे ध्वनियां। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनि आती हैं तो अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न यहीं से बनता है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कंठ से या जीभ के स्पर्श से जो ध्वनि निकलती है वो कंठे ध्वनि है, ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे। एग्जाम्पल में क्या रखेंगे? यानी कि वे ध्वनियाँ, ठीक है, जो कि हमारे कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, वो ध्वनियाँ आएंगी आपके सामने ऑप्शन में, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब वे ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा टफ लग सकता है आपको ये विषय, लेकिन जब आप एक बार समझना शुरू करेंगे तो आपकी चीज़ें एकदम दिमाग में बैठती चली जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों। छोटा आ, फिर बड़े आ से अनार और का वर्ग। ठीक है, का वर्ग में कितने हो गए हमारे? क, ख, ग, घ और अण। ठीक है, अंगा। तो क, ख अंगा बोलते हैं, वैसे अंगा नहीं बोला जाता है, इसको मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अंगा खाली हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्या है? पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर। ठीक है, ध्यान रखें। तो हर वर्ग के पांचवें अक्षर को हम पंचम अक्षर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या है देखते हैं, गौर करें। छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग। ठीक है, साथ ही हा ध्वनि और विसर्ग ध्वनि। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। किसके? कंठ के। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है, का वर्ग, ध्यान रखें, का वर्ग की ध्वनियाँ, साथ में ह, ठीक है, हा, और इसके बाद विसर्ग ध्वनियाँ। ठीक है, विसर्ग। तो विसर्ग कौन सा होता है? मैंने बताया था स्वर में कल, अयोगवा स्वर। ठीक है, यानी पुलुत स्वर में जो जुड़ जाते हैं, जैसे कि अम और आहा जुड़ने पर। ठीक है, तो इसमें से जो ये होगा, ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है, ये नहीं, ये अनुनासिक स्वर है। ठीक है, आहा जो है वो क्या है? हमारा विसर्ग है। तो ध्यान से समझें। छोटा आ, बड़ा आ, फिर का वर्ग और हा ध्वनि। ठीक है, हा व्यंजन, इसके बाद विसर्ग। ठीक है, ये 5 होते हैं। ये क्या होती हैं? ये ध्वनियाँ होती हैं कंठे ध्वनियाँ। ठीक है, यानी कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोली जाती हैं ये सभी ध्वनियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। क्या है? गौर करें। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य कहलाते हैं। ठीक है, तालव्य।
तो ध्यान से समझें, तालु और जीभ। तालु क्या हो गई? तो हमारी जीभ, ठीक है, जीभ, कंठ, तालु, यानी तालु और जीभ के स्पर्श से जो बोले जाते हैं तालव्य, जैसे कि इसके अंतर्गत आते हैं। पहले उदाहरण देख लेते हैं, चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। जैसे छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर चा वर्ग। चा में कौन कौन? चा, छा, जा, झा, झा और जिया, ठीक है, चा, छा, जा, झा और जिया, ठीक है। साथ ही इसके या और शा, ये क्या है? या और शा मैंने कल बताया था कि ये अंत्यस्थ व्यंजन भी हैं, ठीक है। तो छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग के सभी वर्ण, ठीक। फिर इसके साथ या और शा, ठीक है, जो कि हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी तालव्य ध्वनियां हैं। क्या है? तालव्य ध्वनियां, जो कि हमारी तालु और जीभ के स्पर्श से बोली जाती हैं। तालु क्या होता है दोस्तों? आपकी जीभ जहां पर टकराती है आपके मुख के अंदर, ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड देखें, ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि कहीं जीभ के जो निचला वाला भाग है उसको तो तालु नहीं कहते, ठीक है। जहां तक है तालु ऊपर वाला ही है, ठीक। तो ध्यान रखें, तो यानी कि तालु और जीभ आप बोल करके देखें। आप जब बोलेंगे तो आप बोल के देखें और ये महसूस करें कि आपकी जीभ कहाँ टकरा रही है, ठीक है। मुख के किस भाग में आपकी जीभ जो है वह टकरा रही है और कौन सी ध्वनि निकल रही है, ठीक है। किस ध्वनि में ज़्यादा आपको क्या है संघर्ष करना पड़ रहा है, किसमें नहीं करना पड़ रहा। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, तभी दोस्तों भाषा को आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अपने ऊपर प्रयोग करके देखें, चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्वनियाँ ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में अगर ये ध्वनियाँ कहीं भी मिल जाती हैं दोस्तों तो आप टिक करके आएंगे कि ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तालव्य ध्वनियाँ, ठीक है। इसके बाद आती है दोस्तों मूर्धा और जीभ। ठीक है, मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत री से ऋषि, साथ में ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं व्यंजन? ध्यान दें, तो टा, ठा, ड, ढा और अण, ठीक है। टा, ठा, ड, ढा, अण, ठीक है। ध्यान रखें, इसके अलावा रा से रस्सी और शा से षटकोण वाला शा, ये भी हमारी क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या होती हैं? मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण को हम मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऋषि बोल के देखें, फिर टा बोलें, टा, ठीक है, टा, ठा, डा, ढा। आप इसमें गौर करेंगे दोस्तों, जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर की साइड जा करके भीतर की तरफ क्या होगी? फोल्ड होगी, पहले फोल्ड होगी और थोड़ा सा जो पिछला हिस्सा है जीभ का वो आपके ऊपर यानी कि तालव्य से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस बात को समझें, आपकी जीभ जो है इसमें फोल्ड होगी, मूर्धन्य में फोल्ड हो जाएगी। बोल करके देखें, टा, ठीक है, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक, अना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, फिर रा में पूरी जीभ जो है नहीं सट रही, ठीक है, पूरी जीभ नहीं सट रही। ऐसे शा में आपकी जीभ जो है नीचे से उठ ही नहीं रही, जो नीचे जीभ के निचला वाला जो भाग है वहाँ से नहीं उठ रही, ठीक है। तो इस बात को समझेंगे दोस्तों, ठीक, कि मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण क्या होते हैं? हमारे मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत मैंने बता दिया री से ऋषि, टा वर्ग के सभी वर्ण और साथ ही रा और शा से षटकोण, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम थोड़ा सा एक डायग्राम, ठीक है। गौर करें, ज़्यादा बेहतर तो नहीं है लेकिन समझ में आ सकती हैं चीज़ें आपके। तो ये समझे कि ये हमारा मुख है, ठीक है, मुख का बाहरी भाग ये हमारा, ठीक,
यहाँ से ये हमारे मुख से होते हुए कंठ तक, ये पूरा कंठ तक का भाग है, ऐसे समझें इसको। ठीक है, तो गौर करेंगे, सबसे नीचे गले के जो इस भाग में होता है, ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। ठीक है, ये हो गया हमारा कंठ है। ठीक, कंठ से थोड़ी सी ऊपर भाग में जाएंगे दोस्तों, ये हो जाता है यहाँ पे हमारा तालु, जिसे हम तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य। ठीक है, फिर आप अगर इससे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, आपका मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य, ध्यान रखें, मूर्धन्य, दोनों में से कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे दांत, जिसे हम क्या कहते हैं, दंते। क्या कहते हैं, दंते। और फिर इसके बाद आता है हमारे ओष्ठ वाला हिस्सा। ठीक है, होस्ट वाला, जिसमें एक ये अपर लिप होता है हमारा, एक लोअर होता है। ठीक है, तो होठ वाला, इसको हम बोलते हैं दोस्तों ओष्ठ। क्या बोलते हैं, ओष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे नीचे क्या, कंठ गले के पास, उससे ऊपर तालव्य। ठीक है, उसके बाद होता है मूर्धन्य। ठीक है, यानी देखो इसको उल्टे क्रम में ऐसे लेकर के चलो, उल्टे क्रम से पढ़ने की शुरुआत करो। ठीक, तो कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य। ठीक है, कंठ, तालव्य, फिर मूर्धन्य। ठीक, अब जैसे जैसे हम ऐसे आएंगे तो हमारा एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या, यानी कि हम इसको रिवर्स में हम ध्यान रखेंगे, क्रम को रिवर्स में। तो कंठ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क वर्ग। ठीक है, क वर्ग की ध्वनियाँ, क वर्ग की ध्वनियाँ। ठीक, क के बाद क्या आता है, च वर्ग। च वर्ग की ध्वनियाँ किसमें होंगी, तालव्य में। ठीक है, फिर क्या आता है, ट वर्ग। ट वर्ग की ध्वनियाँ किसमें होंगी हमारी, मूर्धन्य में। किसमें, मूर्धन्य, ध्यान रखें, मूर्धन्य। ठीक है, इसी तरह फिर ट के बाद कौन सा वर्ग आता है, फिर आता है त वर्ग, ता वर्ग। ठीक है, तो ता वर्ग वाली ध्वनियाँ किसमें आ जाएंगी दोस्तों, दंते में। किसमें, दंते में, ता वर्ग वाली ध्वनियाँ। ठीक, और फिर अंत में, ठीक है, अंत में पा वर्ग वाली जो ध्वनियाँ होंगी वो किस में आएंगी, ओष्ठ में आएंगी। ठीक है, ओष्ठ में आएंगी। मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ आपको, आप ध्यान रखें, आप इसको रिवर्स में याद करेंगे। ठीक है, देखो कैसे याद करेंगे, आपको मैंने डायग्राम बता दिया, इसको देखो, डायग्राम को आप ऐसे फिर से समझ लें एक बार। ठीक है, क्या है, ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। सबसे निचले वाले भाग में क्या, कंठ। ठीक है, कंठ, ध्यान रखें। ठीक है, जैसे चाहें आप वैसे स्पेलिंग लिख सकते हैं, कंठे लिखो चाहे कंठ लिखो। ठीक है, इसके बाद तालव्य। क्या, तालव्य। ठीक, फिर क्या हो गया, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियाँ। मूर्धन्य से ऊपर हम आएंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे दांत, यानी कि दंते। ठीक है, और दंते से ऊपर हमारे क्या हो जाएंगे, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, स्क्रीन पर जगह नहीं है। ठीक, तो इस बात को समझें। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो जो हमारे कचट तप, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, कचट कचट, ठीक है, तप, ये 5 क्या है, ये 5 वर्ग हैं हमारे, किसके, पूरे व्यंजनों के। ठीक है, तो ये 5 वर्ग, अब हम इसे कैसे देखेंगे, रिवर्स में देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कैसे, तो ध्यान दें, कंठ ध्वनि में कौन सी आ जाएंगी, क वर्ग की ध्वनि। तालव्य में कौन सी आ जाएंगी, च वर्ग की ध्वनि। मूर्धन्य में कौन सी आ जाएंगी, ट वर्ग की ध्वनि। ठीक है, दंते में कौन सी आ जाएंगी, ता वर्ग की ध्वनि। ठीक है, और इसी तरह से ओष्ठ में कौन सी आ जाएंगी, तो प वर्ग की ध्वनि आ जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कचट तप तो आप याद कर लें, कचट तप ये 5 वर्ग हैं। ठीक है, इनको आप नीचे से आप स्टार्ट करें। ठीक है, यानी कि डायग्राम में क्या होगा कि आप अपने गले से स्टार्ट करते हुए ऊपर आएं। ठीक है, और आपके जैसे ही ओष्ठ वाला भाग आ जाए वहाँ रुक जाएं। ठीक है, और नीचे से जब आप कंठ की साइड से आप गिनना शुरू करेंगे तो अभी अपने सभी वर्गों को, ठीक है, कचट तब में से एक एक वर्ग उठा करके नीचे से आप इनको जो ध्वनियाँ हैं उनके साथ लगाने का प्रयास करें। दोस्तों आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ध्वनि पहचानना। ठीक है, सबसे बेहतर तरीका है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार इसको अपनी कॉपी में ट्राई करके देखिए। ठीक है,
तब आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। साथ में ध्यान रखना है कि मैं एक दो ध्वनि और अलग से जो बता रही हूँ उनको भी दिमाग में रख के चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वो कभी नहीं पूछता है जो आपको पता होता है। जहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों हर तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे व्याख्या, समझेंगे, गौर करें। अब हमने मूर्धन्य, हमने तालु भी देख लिया, हमने कंठ भी देख लिया, ठीक है, हमने कंठ भी देख ली, फिर तालु भी देख लिया, मूर्धन्य भी देख लिया। अब हम देखेंगे दंते वाला पोर्शन, ठीक है। दंते ध्वनियाँ, यानी कि दंते ध्वनियाँ आते ही दिमाग में आपके क्या आ जाना चाहिए, यानी कि कचट तप, कचट तप, यानी कि ता वर्ग की ध्वनियाँ, ठीक है, ता वर्ग की ध्वनियाँ आएंगी इसमें, ठीक। ध्यान से देखें क्या है व्याख्या। दांत और जीभ के स्पर्श से, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, दोस्तों जीभ का बहुत बड़ा खेल है, जीभ का बहुत बड़ा खेल है। सारी ध्वनियाँ जीभ के माध्यम से होकर ही निकलती हैं, ठीक है। तो हर पंक्ति में जीभ तो आएगी ही आएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अब जीभ आप कैसे करते हैं, ऊपर करते हैं, दाएं करते हैं, बाएं करते हैं, तो यही आपको पहचानना है कि इसके मूवमेंट पर कौन सी ध्वनि आपके मुख से बाहर आती है, ठीक है। जरूरी है दोस्तों, चीज़ें आप ध्यान से समझें, गौर करेंगे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दंते कहलाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत ता वर्ग, कौन सा वर्ग, ता वर्ग, यानी कि ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, साथ में ला और सा, ला और सा, ठीक है, ला और सा। मैंने कल बताया था अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है ला, या, रा, ला, वा, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारे अंत्यस्थ व्यंजन थे, ठीक है। तो जिसमें ला और सा अगर हम और अलग से लगाएं दंते ध्वनियों में, एक तो ता वर्ग ध्यान रखें, साथ में ला और सा बोल करके देखें, आपको समझ आ जाएगा, ला और सा, ठीक है। तो हल्का सा सा बोलते ही आपके हल्के से दांत जो है वो होठों से टकराते हैं, सा, ठीक है, और एक झटके से अलग हो जाते हैं, तो ध्यान रखें। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी दंते ध्वनियाँ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं ओष्ठ, ठीक है, दोनों ओष्ठों के स्पर्श से, यानी जो हमारे होठ हैं, यानी कि ओठ हैं, ठीक है, होठ कहो या ओठ कहो या ओष्ठ कहो, तीनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझें, दोनों ओष्ठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ओष्ठे कहलाते हैं, यानी कि हमारे मुख पर जो सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, ध्वनियों में अगर हम देखें और सबसे ऊपरी है वो कौन सा है, ओष्ठ है, ठीक है। इसमें हमारे दोनों होठों का स्पर्श होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं ये समझें, ध्यान दें। इसके अंतर्गत छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ बोल करके देखें। फिर है पा वर्ग, कौन सा, पा वर्ग, पा वर्ग के अंतर्गत कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है, पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। तो ये पा वर्ग हो गया हमारा, ठीक है। कचट तप में सबसे अंतिम जो होगा वो हमारा सबसे अग्र वाला यानी ओष्ठ वाला हिस्सा होगा, ठीक है, यानी पा वर्ग की ध्वनियाँ, ठीक है। साथ ही साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऊ बोलते हैं तो आपके होठ क्या कैसे हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं, यानी गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ओष्ठे ध्वनियाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब गौर करें दोस्तों अगले बिंदु पर, क्या है अगला बिंदु, ध्यान दें। कंठ और तालु में, कंठ और तालु में, ठीक है, कंठ सबसे निचला हिस्सा गले के पास होता है, फिर उससे थोड़े से ऊपर क्या होता है, तालु यानी तालव्य, ठीक है। कंठ तालु में जीभ के स्पर्श से, जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, कंठ और तालु जब साथ साथ में आ जाए प्रश्न में तो वो कौन सी ध्वनियाँ हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगे कंठ तालव्य ध्वनियाँ, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, तो दोस्तों छोटा ए और बड़ा ए, छोटा ए बड़ा ए, ठीक है, ए से ऐनक, ए से ऐनक और ए से एड़ी, ठीक है।
तो छोटे ए से एड़ी, ठीक है, बड़े ए से ऐनक, कुछ इस तरह से है, ठीक है। ध्यान रखें, छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है। छोटे ए में एक मात्रा आती है, ठीक, और बड़े ए में दो मात्राएं आती हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है, गौर करें, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कंठ तालव्य ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है। इसके बाद है कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ, कंठ द्वारा जीभ और ओष्ठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ ओष्ठे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ ओष्ठे वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान रखें, शब्द क्या आया? एक तो आया कंठ, दूसरा क्या आया? ओष्ठ। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन गया? कंठ ओष्ठे वर्ण कहलाएंगे इसको, ठीक है। कंठ ओष्ठे वर्ण बन गई, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या आते हैं? छोटा ओ और बड़ा औ, ठीक है। छोटा ओ बड़ा औ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ये दो ध्वनियां हो गई, ठीक है, किसमें? कंठ ओष्ठे में। तो आप एक टेबल बना लें वीडियो देखने के साथ साथ, ठीक है। टेबल बनाएं, अपनी कॉपी में लिखें और इन ध्वनि को लिखें और दिमाग में बैठा लें, ठीक है। प्रश्न यहीं से बनेगा, कहीं से बाहर से कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला बिंदु, गौर करें। दांत से जीभ, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण, बोला जाने वाला वर्ण क्या कहलाता है? दंत ओष्ठे कहलाता है। क्या कहलाता है? दंत ओष्ठे कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे वाह, वाह, वाह से वक होता है ना, जैसे हम बोलेंगे वाह, तो वाह में क्या होगा? आपके दांत आपके होठों से टकराएंगे, ठीक है। निचले आपके दांत आपके निचले वाले होठ से टकराएंगे, ठीक है। वाह बोल करके देखिए, आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ से टकराएंगे तो कौन सी ध्वनि बनेगी? वाह ध्वनि, ठीक है। और वाह वर्ण बनते ही ये क्या हो जाएगा? दंत ओष्ठे वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।